जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स तो आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में ही 2 दिसंबर को राज्यसभा में जब केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग या डीए मर्ज को लेकर सवाल पूछे गए तो क्या जवाब था। और जैसे कि मैंने कहा था कि 1 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इनमें सरकार से सबसे ज्यादा सवाल 8वें वेतन आयोग की तैयारियां, 8वें वेतन आयोग का गठन, उनके चेयरपर्सन वगैरह और साथ में ही डीए मर्ज को लेकर पूछे जाएंगे। और यही हुआ। लगातार 2 दिन यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर सरकार के वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग और डीए मर्ज को लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो 1 दिसंबर को जो सवाल पूछे थे उसका जवाब तो हमने देख लिया था। अब 2 दिसंबर को जब सवाल पूछे तो उनमें क्या जवाब मिला है, क्या सही में आने वाले दिनों में केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स डीए मर्ज की उम्मीद कर सकते हैं अपनी बेसिक में बढ़ोतरी के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सही तरीके से आप तक पहुंच पाए। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करूंगी। फिर इसके बाद हम डीए मर्ज पर क्या जवाब आया सरकार की तरफ से वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे एक पेंशनर्स यहाँ लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम जी, मैं एज अ सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ हूँ और 28 साल सर्विस की है। 2005 में रिटायर आया हूँ। तो क्या मुझे सर्कुलर 568 लागू है या नहीं? क्योंकि देखिए, मैंने पिछले महीने सीपी ग्राम में अपनी रिक्वेस्ट डाली थी। वहां से मुझे जवाब आया है कि आपको सर्कुलर लागू ही नहीं है। सर्कुलर 568 जो है वो लागू ही नहीं है। तो आप इसके लिए जवाब दीजिएगा। देखिए, सर्कुलर 568 जो है वो ओआरएस और जेसीयू सभी रैंक को लागू है। तो सीपी ग्राम की तरफ से आप जो बता रहे हैं कि जवाब आया, तो हो सकता है कि वहाँ जो सीपी ग्राम में जो बंदे बैठे हैं उन्होंने आपको ये कह दिया हो कि ये सर्कुलर आपको लागू नहीं है, इसलिए इसका फायदा नहीं मिला। आपने आपके कमेंट में ये नहीं लिखा है कि आपको रिटर्न में पीसीडीए की तरफ से या आपके रिकॉर्ड की तरफ से कोई जवाब मिला है, या सीपी ग्राम पे जो बंदे बैठे हैं उन्होंने आपको जवाब दिया है। प्लीज आप दोबारा कमेंट करिए और विस्तार से इसके बारे में बात करिए ताकि हम इसके बारे में बात कर सके। बाकी सर्कुलर 568 जो है वो 2006 में जो आया था, उस वो सभी रैंकों को लागू है। ओआरएस रैंक हो, जेसीओस रैंक हो या ऑफिसर्स रैंक ही क्यों ना हो, सभी की पेंशन के बारे में उसमें जानकारी है। डिवीजन के बारे में उनमें जो है बढ़ी हुई दरों की जानकारी है। हमारे बहुत सारे वीडियोस में सर्कुलर 568 को मैंने शेयर भी किया है। तो ये तो नहीं है कि लागू नहीं है, लागू तो बिल्कुल है। पर नहीं समझ में आ रहा कि सीपी ग्राम के बंदों ने ऐसा जवाब क्यों दिया। उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बार जब आप कमेंट करेंगे विस्तार से कमेंट करेंगे ताकि उसका मैं जवाब दे पाऊँ। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम मेरी डिसेबिलिटी पेंशन रिड्यूस कर दी गई है, क्या कर सकते हैं प्लीज बताइए। अब देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप रिटायर होकर आए तब आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन की जो डिसेबिलिटी की दर मिली है वो अब कम हो गई है, आने वाले दिनों में कम हो गई है, या फिर स्पर्श में आपका माइग्रेशन हुआ है उसके बाद जब नया कोई पीपीओ जनरेट आया है उसमें स्पर्श टीम के द्वारा गड़बड़ी हुई है। आप हमें संपर्क करिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके इसके बारे में जानकारी मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। और बिना किसी वजह के, यानी आप सालों से एक ही परसेंटेज के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्पर्श टीम के द्वारा कोई गलती हुई हो जो आमतौर पर देखा जाता है। तो ये सारी बातें तो हम डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर ही शेयर कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट शेयर करिए, पहले मुझे कॉल करिए। जब आप बातचीत हो जाएगी, केस वगैरह डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आपको कहूँगी फिर आप व्हाट्सएप पर जो है डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा। क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, व्हाट्सएप पर मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस हैं, मैं सबको देख के उसका जवाब नहीं दे पा रही हूँ। पहले आप कॉल करिए, जब हमारी बात हो जाएगी फिर इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स में मांग लूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, जबकि पहले के पीपीओ में जो रिकॉर्ड से मिला था उसमें सही है। स्पर्श वाले पीपीओ में गलत आ रही है, उसको कैसे ठीक होगा?
जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्पर्श टीम के द्वारा बहुत ही गलतियां हो रही है और जिसका खामियाजा जिसकी जिसकी वजह से हमारे जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने ये कमेंट किया है मैं उनको कह रही हूँ, आपको देखिए जो आपका पुराना रिकॉर्ड वाला पीपीयू है उसको और अभी जो स्पर्श का नया पीपीयू है उसको वगैरह मेंशन करके आपको स्पर्श में ये ग्रेवेंस देनी है। अपलोड दोनों करके फिर आपको ये लिख कर देना है कि इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है। हो सके तो डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी भी आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, साथ में विस्तार से कंप्लेंट लिख दीजिए। फिर भी अगर 1 या 2 महीने तक स्पर्श टीम की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, फिर सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करवानी है कि हमारा काम स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ये काम हो जाएगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए कल मैंने जो एक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुनाया था या जो एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी थी वो जिसके बारे में मैंने बात की थी कि केंद्र सरकार को कहा था कि असम राइफल्स के जो जवान जो सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं उनकी पेंशन में संशोधन होना चाहिए, उनको भी सेना के जवानों के बराबर पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। तो उस वीडियो में मुझे ये कमेंट आया है जहां हमारे एक पेंशनर लिख रहे हैं कि असम राइफल्स ही नहीं अन्य राष्ट्रीय अर्धसैनिक बल भी ध्यान देने योग्य है। समस्या सबको होती है, सीमा या आंतरिक सुरक्षा में अप्रत्याशित कालखंड में। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हमारे देश के चाहे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, असम राइफल्स की कहूं में, या हमारे देश के जवान, अगर उनकी पेंशन में संशोधन नहीं हो रहा, पेंशन उनको नहीं सही मिल रही, ये बात बिल्कुल गलत है। सबको सही और अच्छी तरीके से पेंशन मिलनी चाहिए। मुझे दूसरी सर्विस का नहीं पता है, मैं दूसरी जो सिविल सर्विस होती है उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि सेना की सर्विस की, सेना के जवानों की बात करूं या अर्धसैनिक बलों के जवानों की बात करूं मैं यहाँ पर, तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो दूसरी ड्यूटी से अलग होती है। जो केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, सुबह 9-10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आ जाते हैं, उनको कोई जान का खतरा नहीं होता है। जबकि सेना का जवान वो जब तक सर्विस में रहता है, दिन रात वो ड्यूटी में रहता है, तो उनके, और मुझे एक चीज बहुत तकलीफ देती है कि जब वो रिटायर होकर आ जाते हैं उसके बाद भी पहले वो दुश्मनों से लड़ते हैं, उसके बाद अपने हक के लिए, कभी अपनी पेंशन को सही कराने के लिए, कभी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, कभी एमएससीपी के लिए, कभी ओआरओपी के लिए उनको कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ता है। यानी सरकार से इसके अपना हक मांगना पड़ रहा है, जो बेहद ही गंभीर समस्या है। आज सरकार को अपना दायित्व समझते हुए ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक भी जवान जो रिटायर होकर आ रहा है उसकी उनकी व्यवस्था हम इस तरीके से करें कि बाकी की जो जिंदगी है, क्योंकि देखिए अपने अपनी जिंदगी के अनमोल साल, अपनी जिंदगी के सुनहरे साल अपने परिवार से दूर, वो वीरानों में, बर्फों में, कहीं पर भी रहकर वो देश को सुरक्षित रखते हैं, नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। तो फिर रिटायरमेंट के बाद की जो उनकी जिंदगी है ये आरामदेह होनी चाहिए। अब के अपने हक के लिए उनको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सालों साल लग जाते हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं और हमारे पेंशनर्स भी परेशान होते हैं। तो इस बात का सरकार को जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अब मेरी इस बात के साथ आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। चलिए अब वीडियो के अंत में हम बात करते हैं राज्यसभा में डीएमर्स को लेकर जो जवाब आया है उसके बारे में। देखिए कल मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं, कल शाम को मुझे फ़ोन भी आए हैं और 1-2 कमेंट्स भी आए हैं, जहाँ पेंशनर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही बात है मैम कि आने वाले दिनों में हमें डीएमर्स देखने के लिए मिल सकता है? अभी कोई भी उम्मीद है या नहीं है? अगर ये सवाल, इसका जवाब मैं वीडियो के माध्यम माध्यम से दूँ, तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा उम्मीद हम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें 1 दिसंबर को जो जवाब मिला था केंद्र सरकार की तरफ से, अगर आप ध्यान से रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। 2 दिसंबर को वही सेम जवाब मिला है। अभी देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये राज्यसभा में सवाल पूछा था मंगलवार 2 दिसंबर को। सवाल नंबर वगैरह अभी आप देख पा रहे हैं। सवाल पूछा था श्री जावेद अली खान जी ने और साथ में रामजी लाल सुमन जी ने, और ये सवाल मैं पहले ही दोहरा चुकी थी। मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी थी, 2 दिसंबर को ये पूछा जाना है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने हाल ही में 8 सीपीसी के गठन हेतु कोई अधिसूचना वगैरह जारी की है? अगर जारी की है तो उसका ब्यौरा वगैरह क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर भी पूछा है कि वो क्या है। साथ ही में क्या केंद्र सरकार, केंद्र के जो सरकार कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी है, इनके लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा डीएडीआर को मूल वेतन में मिलाएगी? अगर हाँ तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो उसके कारण क्या है? लास्ट में इन्होंने पूछा है कि क्या 8 सीपीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है, इसके क्या कारण है?
तो देखिए पहले जो सवाल पूछे थे उसका जवाब इन्होंने ये दिया है कि जी हाँ, सरकार ने 8वें मतलब 8 सीपीसी के गठन के हेतु गेज़ेट नोटिफ़िकेशन वगैरह जारी कर दिया है और टर्म ऑफ रेफरेंस सहित अधिसूचित कर दिया गया है। संकल्प की एक प्रति साथ में दी है, यानी गेज़ेट नोटिफ़िकेशन वगैरह जोड़ा गया है। दूसरे सवाल का इन्होंने जवाब दिया है कि जो डीए को लेकर है कि वर्तमान में मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने के लिए कोई भी विचार नहीं कर रही है अभी। उनके पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और आने वाले दिनों में भी इसको लेकर कोई अच्छी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखिए सबसे आखिर का जो जवाब था, जो बेहद ही ज़रूरी है हमारे सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए, कि 8वें वेतन आयोग का लाभ उनको मिलेगा या नहीं। अब देखिए सरकार इस पर क्या सोच रही है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। यानी ये तो कन्फर्म है कि जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स है उनको 8वें वेतन आयोग से बाहर रखने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। सभी को लाभ मिलेगा। कुछ दिनों पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी एक खुली बातचीत में कहा था कि देखिए पेंशन जो वगैरह है उसमें ऑटोमेटिकली जो है संशोधन हो जाएगा। यानी हम 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी उम्मीद बरकरार रख सकते हैं। बाकी ये कुछ जानकारी थी जिनमें आप लोगों के द्वारा किए गए सवाल थे, और 8वें वेतन आयोग को लेकर चाहे डीए को लेकर जो जानकारी थी, सरकार के द्वारा जो जवाब आए थे, उसको आज के इस वीडियो में मैंने शेयर किया। क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एरियर्स वगैरह की बात ना करूं, पर मैं ऐसे मुद्दे जो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर साथ में जो हमारे जवानों के वेलफेयर से जुड़े मुद्दे हैं उसको भी आपके साथ शेयर करूं, चाहे वो हमारे कोई संगठन के द्वारा किया हुआ कोई छोटा सा प्रयास ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी महत्व रखता है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।